नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से यूं ही इस्तीफा नहीं लिया गया। दरअसल इस पूरे प्रकरण के पीछे बहुत बड़ा खेल था। सच्चाई यह है कि धनखड़ और मोदी यानी उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच खटपट इतनी ज्यादा थी, अदावत इतनी बढ़ गई थी कि अगर धनखड़ इस्तीफा ना देते तो आगे चलकर मोदी सरकार संकट में फंस सकती थी। अब दोस्तों, खबर यह है कि पिछले कुछ महीने से उपराष्ट्रपति धनखड़ यानी पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ अपने सरकारी बंगले पर देश के बड़े बड़े अपोजिशन लीडर्स को बुला रहे थे, उनके साथ बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे और इत्तेफाक से जो मीटिंग कर रहे थे वो बातें गुजरात लॉबी तक पहुंच रही थी, यानी मोदी और शाह तक वो बातें पहुंच रही थी मिस्टर धनखड़ की, जो भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे थे वो। और आज एक बड़े पत्रकार जो बीजेपी बरसों से कवर कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अपने बंगले में धनखड़ साहब ने विपक्ष के एक नेता से कहा कि मैं मीटिंग अरेंज कर देता हूँ, आप जाइए नायडू बाबू से मिलिए और उन्हें समझाइए कि वो समर्थन वापस लें, यानी मोदी सरकार से समर्थन वापस लें। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी कवर करने वाले आज तक के नामी गिरामी रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा कह रहे हैं। सुनिए, आप उनको सुन लीजिए। आप किसी को कह दीजिए कि चंद्रबाबू नायडू को आप जाके, मैं बात कर लेता हूं, आप जाइए उनसे मिलिए, उनको समझाइए कि समर्थन वापस ले लें। अब जाहिर तौर पर नायडू की बात इसलिए हुई होगी क्योंकि पिछले कुछ महीनों से नायडू साहब भी, जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं, मोदी के फैसलों से नाराज दिखते हैं। जैसे डिलिमिटेशन का, नहीं पार्लियामेंट में सीटों के बंटवारे का उन्होंने खुलकर विरोध किया। बिहार में जो गड़बड़ हो रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, उस पर तो इतना ज़्यादा जो है वो बिफर गए मिस्टर नायडू कि उन्होंने आयोग को चिट्ठी लिख दी, पूरी तरह से मोदी की स्कीम को गलत बता दिया। जाहिर तौर पर मिस्टर नायडू मंझे हुए खिलाड़ी हैं और मोदी का ये जो ग्राफ है, उनका जो जादू है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसका जो गिरता ग्राफ है, उसको नायडू भी समझ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नायडू समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। अब नायडू आगे क्या करेंगे इसकी बात तो मैं आगे करूंगा, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि धनखड़ अपने घर पर, अपने बंगले पर सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे थे अपोजिशन लीडर्स के साथ, और कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही थी जो मोदी के खिलाफ ही थी। अब दोस्तों, धनखड़ साहब की जो उत्थान की कहानी बड़ी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि एक गुमनाम से नेता जगदीप धनखड़ को मोदी जी ने अचानक बंगाल का गवर्नर बना दिया, और धनखड़ ममता बनर्जी से ऐसा भिड़े बंगाल में जाके कि मोदी जी मेहरबान हो गए, और मोदी जी ने फिर गवर्नर साहब को यानी धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बना दिया, अपने से भी ऊपर कुर्सी दे दी उनको, धनखड़ साहब को प्रोटोकॉल में। लेकिन हुआ क्या कि ये जो दोस्ती थी, या यूं कहिए धनखड़ साहब की जो चापलूसी थी, ज़्यादा दिन तक नहीं चली, और ये जो जाट नेता हैं या किसान नेता हैं, ये मोदी जी के डिक्टेटरशिप से, मोदी जी की तानाशाही से कहीं ना कहीं ये बेचैन होने लगे, और होते होते नौबत ये आ गई, बातचीत बंद हो गई मोदी और धनखड़। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने से ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे सबूत हैं कि मिस्टर धनखड़ का घर, मिस्टर धनखड़ का ऑफिशियल रेसिडेंस, उनका बंगला मोदी के विरोध का अड्डा बन गया, और यहां पर बड़े से बड़े विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगने लगा। सोचिए, सरकार के उपराष्ट्रपति, जहां पर सरकार के मंत्री नहीं जा रहे हैं, विपक्ष के नेता जा रहे हैं। अगर आप 15 जुलाई की ये तस्वीर देखिए, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत हो रहा है बंगले में। मिस्टर धनखड़ खड़गे को बुलाते हैं, रेड कारपेट वेलकम देते हैं, और फिर बंद कमरे में इन दोनों नेताओं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के नेता विपक्ष, मोदी जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ सीक्रेट मीटिंग हो रही है मिस्टर धनखड़ की। और 5 दिन के बाद यानी 20 जुलाई को मोदी जी के एक और घोर विरोधी, धुर विरोधी केजरीवाल का स्वागत कर रहे हैं। केजरीवाल के साथ भी सीक्रेट मीटिंग, काफ़ी देर तक मीटिंग मिस्टर धनखड़ ने की। जाहिर तौर पर शाह और मोदी को ये मीटिंग हजम नहीं हुई। अब धनखड़ साहब का विपक्षी नेताओं के साथ ये जो मिलने जुलने का सिलसिला था, यहीं थमा नहीं, वो जारी रहा। मिसाल के तौर पर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री
राहुल गांधी के खास सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी मुलाकात हुई। यही नहीं, धनखड़ साहब जो हैं वो कर्नाटक पहुँचे तो कर्नाटक में अगेन मिस्टर राहुल गांधी के खास डीके शिव कुमार, जिनको चाणक्य कहते हैं दक्षिण भारत का, डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक, उनके साथ लंबी मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी के साथ हुई। और आप कह सकते हैं कि जयराम रमेश, जो राहुल गांधी के आंख और कान हैं, सबसे करीबी हैं, जयराम रमेश के साथ तो बीते 2 महीने में कई मुलाकातें हुई मिस्टर जयराम रमेश के साथ। और ये सिलसिला जारी रहा, जहां विपक्षी नेताओं का तांता लगा था, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन सरकार का मंत्री उनके बंगले पर नहीं जा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी के साथ धनखड़ की मुलाकातें पूरी तरह से बंद हो गई थी। एक अंतिम ऑन रिकॉर्ड जो उनकी पिक्चर है मिस्टर धनखड़ की मोदी के साथ, वो 14 अप्रैल की, अंबेडकर जयंती की है, जहां दोनों नेता एक कार्यक्रम में मिले। और आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि मोदी किधर देख रहे हैं, धनखड़ किधर देख रहे हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि एक रिश्ते जो हैं वो पहले जैसे नहीं। ये अंतिम मुलाकात थी। वो मोदी जो इस बीच कई बार राष्ट्रपति से मिले, कई बार स्पीकर ओम बिरला से मिले, धनखड़ से नहीं मिले। अब दोस्तों सच्चाई ये भी है कि मोदी शाह यानी गुजरात लॉबी, या यूं कहें मोदी सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच रिश्ते इतने बिगड़ चुके थे कि संवाद ना के बराबर था। कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर वो मिस्टर धनखड़ के साथ नहीं देखा गया है। अगर कोई मुख्यमंत्री मिल रहे किसी राज्य में बीजेपी का, तो वो एक अलग बात है। और होते होते नौबत ये आ गई कि मिस्टर धनखड़ ने जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए, जो इम्पीचमेंट हो रहा था, कांग्रेस का नोटिस पहले ले लिया। और तब ऐसा लगा मोदी को कि अब तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस का नोटिस ले रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, तो फिर ये आदमी कुछ भी कर सकता है। अब इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। और उसी दिन मोदी के कहने पर राजनाथ सिंह के यहाँ बैठक हुई, बीजेपी के एमपीओं का तांता लगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी हो गई कि अगर इस्तीफा नहीं देते तो फिर इनको कुर्सी से ही हटा देगी बीजेपी। और वहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन मोदी जी के चले। और जब ये बात मिस्टर धनखड़ को पता लगी तो इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। अब दोस्तों जहाँ तक धनखड़ का गेम प्लान है, तो धनखड़ के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि मूलतः वो बीजेपी के नेता नहीं थे। मूलतः वो समाजवादी धारा के नेता थे, जो कांग्रेस के भी नेता रहे एक टाइम पर। और उनके नायडू बाबू से अच्छे संबंध थे, नीतीश कुमार से बहुत अच्छे संबंध थे। अब कहीं ना कहीं धनखड़ के जब रिश्ते खराब हुए मोदी से और आमने सामने दोनों आ गए, तो धनखड़ को ये लगा कि नवंबर के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार की सेहत चल रही है, नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। एनडीए जीते या हारे, कुछ भी हो, नीतीश विल नॉट बी द सीएम। और नीतीश की अगर कुर्सी जाती है तो फिर जेडीयू का टूटना भी लाजमी था। यानी मोदी जी की एक बैसाखी उनको कमज़ोर होते हुए दिख रही थी मिस्टर धनखड़ को। और जहाँ तक दूसरी बैसाखी की बात है नायडू बाबू की, तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि कई फैसलों पर नायडू नाराज़ चल रहे थे। इसीलिए पुराने रिश्ते को रिवाइव कर रहे थे धनखड़ साहब नायडू से, और विपक्ष से कह रहे थे कि आप जाइए उनको कन्विंस करिए मिस्टर नायडू को कि वो समर्थन वापस लें, बाकी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। ये उनका प्लान था। और अगर ये प्लान कामयाब हो गया होता तो एक बात बिल्कुल सही है कि मोदी सरकार के लिए फिर वाकई संकट की स्थिति थी। अब दोस्तों ये जो कहानी थी मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन असली कहानी जो है वो तो फिर धनखड़ ही बता सकते हैं, या मोदी बता सकते हैं, या मोदी के हमराज बता सकते हैं, मिस्टर अमित शाह बता सकते हैं। सवाल इस बात का है कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या धनखड़ मुंह खोलेंगे? क्या धनखड़ सत्यपाल मलिक बनेंगे? क्या वो खुलकर सामने आएंगे जिस तरह से सत्यपाल मलिक आए? कैसा होने जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो वाकई एक धमाका होगा हिंदुस्तान की सियासत में। या फिर होगा क्या आगे? क्या धनखड़ पर ईडी छोड़ी जाएगी, सीबीआई छोड़ी जाएगी? क्या तैयारी हो रही है? क्योंकि पहली बार 75 वर्षों के इतिहास में एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है झगड़ा करके प्रधानमंत्री से। यह हकीकत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। सतीश के सिंह साहब को बुलाया है। पुराने पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सियासत को पिछले 35-40 वर्षों से बड़े करीब से देख रहे हैं। उनको सुनिए। और लखेड़ा साहब को सुनिए, जो पिछले 32-35 वर्षों से पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं लगातार। इन दोनों को सुनिए, आप खुद तय करिए आगे क्या होने जा रहा है। सतीश भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह की खबरें आ रही बीजेपी की तरफ से
कि ये विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे। खड़गे साहब के लिए इन्होंने अपने बंगले पर जबरदस्त एक डिनर किया, उसकी फोटो भी डाली। केजरीवाल की आवभगत करी, जिससे मोदी चिढ़ते हैं। इन्होंने उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात है इनकी, जो कांग्रेस के ही एक और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, उनसे मुलाकात पे लगातार या तो एनडीए के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे या विपक्ष के नेताओं से आपको अपने घर पे बुला रहे थे। और इसी पे ये इल्जाम लगा है कि ये भी कह रहे थे, सुना गया है कि भाई नायडू बाबू से आप लोग बात क्यों नहीं करते। इस तरह की बातें, ये क्या आपको आश्चर्यचकित करती हैं? और मेरा सवाल है कि विपक्ष के नेताओं को अपने घर पर क्यों बुला रहे थे, बीजेपी के मंत्री वहां क्यों नहीं जा रहे थे? देखिए, जहां तक मेरी मेरी जानकारी है, कुछ जब उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आ रहा था और जया बच्चन वाला कांड हुआ था, हमको पता लगा कि इन्होंने 17 पार्टियां बदली अब तक अपने जीवन में। ओह, नहीं, उपराष्ट्र, हाँ, 17 पार्टी कांग्रेस में भी रहे। 17 पार्टियां? 17, अगर मैं सही हूं तो 17 पार्टियां इन्होंने बदली है, तो इनके तो संबंध सबसे अच्छे होंगे ही। और जी, जो जिस समय जैसा जरूरत है वो उस हिसाब से ढलने में वो माहिर होंगे निश्चित रूप से। और एक और बात मैं कहता हूं, अगर वो ऐसा कर रहे होंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं, सूचना है आपके पास, जो मतलब मिलना जी, मेरे पास, में भी ये जी, बात तो वो चल रही है, तो ये आप मान के चलिए कि उनको कहीं न कहीं बीजेपी के भीतर से या संघ परिवार के कहीं भीतर से कोई सह प्राप्त, ओह, ऐसा हो नहीं सकता है वो अकेले करते। मुझे सिर्फ आश्चर्य ये बात लगी, एक लाइन और, कि आश्चर्य यही लग रहा है कि इतना क्वाइटली, बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से बीमारी का बहाना बना के बिना अपॉइंटमेंट के जाके राष्ट्रपति महोदया के पास वो अपना इस्तीफा दे आए। अगर उनको पूरा कांड ही करना रहता तो भाजपा को वो इस तरह से क्या कहते हैं विवश करते कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाए। ये भी तो हो सकता है। और अगर ये बातें जो आप कह रहे हैं सही है, तो मैं मानता हूं कि इस्तीफा बस इस क्रम में, इस श्रृंखला में ये पहला चरण है उनका। फिर आप उम्मीद कर सकते हैं या आप ये सोच सकते हैं कि अभी वो धमाका कुछ करे। जी, लकड़ा था एक बड़ी बात सतीश के सिंह ने कही। सतीश के सिंह ने कहा कि भाई ये बगावत का पहला सुर है, ये पहला संकेत है। उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से मोर्चा लिया मोदी से, शाह से, ये पहला ऐसा संकेत है। अभी और भी बड़ा कुछ होना बाकी है। क्या आपको लगता है कि मोदी का जो एक डिक्टेटर टाइप का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी, जिस तरह से तानाशाह की तरह वो काम कर रहे थे, कि उनके आदमी, उनके सबसे प्रिय आंख के तारे धनखड़ ही उनके अगेंस्ट हो गए? क्या ये मोदी के डिक्टेटर, क्या ये मोदी की तानाशाही के खिलाफ बगावत का पहला आपको जो है मंगल पांडे जैसा अध्याय दिखता है? देखिए, ये उपराष्ट्रपति को इस काम के लिए अगर इस्तेमाल किया गया, तो मैं निश्चित रूप से सतीश जी की बात से सहमत हूं कि इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई और इसके लिए कोई केंद्र बिंदु बनाया जाता है, जिसको आप बलि का बकरा भी कह सकते हैं, चाहे किसी को आप एक स्तंभ भी कह सकते हैं, कि आप सामान्य राजनीतिक पार्टियों, दलीय राजनीति से ऊपर उठे व्यक्ति के थ्रू इस तरह का ऑपरेशन का हिस्सा भी बोल सकते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो भी डिक्टेटर होता है, उस डिक्टेटर का जो अंत होता है, उस डिक्टेटर की डिक्टेटरशिप जब खत्म होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक किसी को कोई रोल निभाना पड़ता है। कोई मंगल पांडे बनता है। जी जी, कोई ना कोई मंगल पांडे बनता है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, कि जिसने भी ये पराक्रम का काम किया, अपने हाथ में लिया, तो उसमें कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज अलाउड इन लव एंड वार। तो उनको लगा कि ये भी देश हित का काम है। अगर किसी डिक्टेटर सिर्फ से इस देश को छुड़ाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, तो वो भी एक अच्छा काम है, क्योंकि ये जो रिजिम चल रहा है, ये एक एबनॉर्मल रिजिम है, ये नॉर्मल रिजिम नहीं है भारतवर्ष में। जी जी, सतीश जी, भाई धनखड़ पर आपकी भी रिसर्च है। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, भले ही अंदर की सारी कहानी, पूरा एक्सरे भी सामने नहीं आया, ये बात तो माननी पड़ेगी कि मिस्टर मोदी और मिस्टर धनखड़ के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका था।
और ये एक बगावत ही वो कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद धनखड़ अपनी जुबान खोलेंगे और कुछ धमाका करेंगे, सच्चाई अभी असली धनखड़ बताएंगे? देखिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य में यही कहने की कोशिश की थी कि उनको हो सकता है सह प्राप्त हो, और उनके बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे ऐसा लगता है, मैं जानता कुछ भी नहीं हूँ, कि उनके तो हमको लगता है संघ परिवार में भी बड़े अच्छे संबंध होंगे। बॉडी लैंग्वेज से बता रहा हूँ, ये मेरा अपना एक कयास है, एक स्पेकुलेशन है जी। तो अगर मेरा ये सिर्फ कहना था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बगावत कर दिया उन्होंने, उनके बगावत करने से कुछ होता नहीं है। बात यह कि सह पर कुछ कर रहे हो, तो ये है कि इतना क्वाइटली वो अपना इस्तीफा देके बैठ जाएंगे, ये मुझे हजम नहीं होता है, हजम होता नहीं है। आपको याद होगा कि जब उपराष्ट्रपति बनने की बात थी, उस वक्त भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हिमांता बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी और धनखड़ साहब एक साथ उपस्थित थे। तो मतलब उनके पहुंच तो उनकी है बहुत इधर उधर, इसमें से दो राय नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान देने लायक है, मैं आपसे बात करते करते सोचा, इतिहास में आप देख लीजिए, कोई जाट नेता जो है वो कब उठा पटक, कब रुख बदल देगा, कब इधर उधर कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कम से कम आधा दर्जन उदाहरण। और उन्होंने लोगों ने बड़े बड़े राजनीतिक कारनामों का अंजाम दिया है। चरण सिंह से शुरू करिए ना, और पहले भी जा सकते हैं। नहीं भाई, एकमात्र ऐसी रियासत थी भरतपुर जिसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, झंडा फहरा दिया था। वो जाटों की रियासत थी भरतपुर। तो अक्खड़ मिजाज के लिए भी वो जाने जाते हैं, वो बगावत का झंडा बुलंद करने के लिए भी जाने जाते हैं। और वो जब आ जाते हैं तो देखते थे ना, हम लोग एक बार महेंद्र सिंह टिकाए थे, रहे रहे दिल्ली घेर लेते। तो ये वो जाट मिजाज जो है वो मतलब गजब का मिजाज। तो देवीलाल को देखे ना, तो इस तरह की चीज में हमको नहीं लगता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके बगावत करने से होता, लेकिन राजनीतिक रीति, आपने सतपाल मलिक का ठीक ही नाम दे दिया। एक समय तो अपना गवर्नर बढ़िया से बनकर रहे, उसके बाद बगावत पर उतर आए। तो अभी अब धनखड़ साहब की क्या पहुंच है, राजनीतिक क्या साख बची है, राजनीतिक क्या फॉलोइंग भी है, मैं नहीं जानता। लेकिन इस मद में अगर वो कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से उसको सह प्राप्त होगा। हो सकता है एम्बिशन के ख्याल में उनको कभी लगता होगा कि इस तरह की चीजें हो तो उनका भी कोई बड़ी चीज पर नंबर लग जाए, क्या पता, यू नेवर नो। पॉलिटिक्स में तो इस तरह से नहीं है। तो आप ठीक कह रहे हैं, मेरा भी ये प्रयास है कि जुबान खोलेंगे आने वाले दिनों में इस्तीफे को लेकर, कारणों को लेकर, बैकग्राउंड को लेकर वो बात अपना जरूर कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे। किस रूप में कहेंगे, किस मंच से कहेंगे, ये देखने वाली चीज हो। बड़ा संकेत दिया जिस तरह से बिना प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेके अपना इस्तीफा ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। ऐसा कभी नहीं होगा, एक आईएएस भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता जो हिम्मत उपराष्ट्रपति ने की है। और एक बड़ी बात सतीश के सिंह ने कही कि भाई जाट मिजाज है, और जाट चाहे फिर वो चौधरी चरण सिंह हो या फिर सत्यपाल मलिक हो या फिर महेंद्र सिंह टिकैत हो, पूंछ नहीं दबा सकता कोई। कहा जाता है कि पूंछ नहीं दबा सकता। तो ये एक बड़ी बात है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं धनखड़ जो है अपनी जुबान खोलेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और हो सकता है मोदी शाह के लिए वो समय सबसे ज्यादा एम्बरेसिंग हो, अपमानजनक हो सकता है। अभी अपमान का दूसरा दौर धनखड़ का आप हो सकता है आगे चल के देखें। अंतिम सवाल मैं लखेड़ा साहब आप सब कर रहा हूं, क्या मैं मानूं, क्योंकि आप तो लोकसभा देख रहे हो इतने वर्षों से, क्या मैं मानूं कि मोदी जी की संख्या 240 है, बैसाखियां लगी हुई हैं, नायडू नाराज हैं, नीतीश नाराज हैं, यही बात धनखड़ भी कह रहे थे विपक्ष से। क्या मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि राहुल गांधी ने कल कहा कि इस आदमी में तो दम ही नहीं है, जब मैं इससे 2 बार मिला कमरे में मीटिंग में, इस आदमी में तो दम नहीं, तो गुब्बारा है, उसके अंदर हवा है, ये हवा कभी भी निकल सकती है। क्या मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि उपराष्ट्रपति उनके मुंह पर इस्तीफा फेंक रहा है? देखिए दीपक जी, मैंने प्रधानमंत्री देखे और पॉलिटिशियंस को देखा, करीब से देखने का मौका मिला।
मैंने इतने खोखले प्रधानमंत्री इस देश में आज तक नहीं देखे। और इन जिनका जिनका कुछ जिन पर लोग जिनकी बातों पर लोग हंस रहे हैं, 1,500 झूठ बोल चुके हैं वो जब से प्रधानमंत्री वो बने हैं। विदेश में जाके क्या बोलते हैं, टेलीप्रिंटर पे आप कुछ बोल नहीं, टेलीप्रिंटर के बिना आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, विदेश नीति की आपको कुछ समझ है नहीं। आप जुमा जुमा 2-3 महीने पहले आपको इतनी बुरी तरह रोज जलील कर रहे हैं ट्रंप। ऐसी स्थिति में आरएसएस बहुत परेशान है, चिंता है उनको बहुत ज्यादा कि ये बीजेपी रहेगी या जाएगी। क्योंकि बीजेपी तो रहेगी ना, ये मोदी जाएंगे, पहले नहीं थे तब भी आरएसएस थी, भारतीय जनता पार्टी तब भी थी, और इनके जाने के बाद भी रहेगी। तो आरएसएस में एक जी बहुत बड़ा वर्ग इस बात से बहुत नाराज है और चिंतित भी है कि इन्होंने पार्टी को एकदम टोटल गुजरात लॉबी का गुलाम बना के रख दिया। और जो सफोकेशन फील कर रहे हैं आरएसएस के लोग, आरएसएस के मिडिल लेवल के कार्यकर्ता, देखिए आरएसएस में ऐसा नहीं है, एक पूरा पूरा घेरा है जो मोहन भागवत के आसपास है, वहां तो इन्होंने सब अपने लोग बिठा दिए हैं कि पल पल की खबर मोहन भागवत की एक्टिविटी की मिलती रहे। तो ऐसी दशा में मतलब यह है कि भाई गले की बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो सवाल यह है कि अगर इस तरह के आदमी को आप इनसर्कल करना चाहते हैं, इस तरह की खोखले राजनीति से अगर देश चल रहा है, इसके खोखले विचारधारा जी के प्रधानमंत्री अगर देश चला रहे हैं, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति से इस देश को कैसे बचाया जाए। और अभी 4 साल करीब करीब 4 साल ये प्रधानमंत्री रहने वाले हैं इस देश के। तो क्या जी ये अभी अभी सारे सवाल है ना कि ये 17 सितंबर को ये इस्तीफा देंगे स्वेच्छा से, ये इस पर भी चलिए आरएसएस की नजर है। तो वो प्रेशर में है मोदी जी, इस समय बहुत बुरी प्रेशर में है चलिए जी। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। लकड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई अब इस्तीफे की बारी मोदी जी की भी है, 17 तारीख को देते कि नहीं देते 75 साल पूरे होने पे। एक अंतिम सवाल मैं करूंगा सतीश जी, थोड़ा सा समय है 30-35 सेकंड का। अगर खड़गे को अपने घर बुला रहे हैं और लाल कालीन बिछा रहे हैं और उसका वीडियो हम देख रहे हैं, खड़गे का वीडियो देख रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं, फिर उनको सोफे पे ले जाके बैठा रहे हैं, फिर दावत चल रही है। खड़गे इस वक्त विपक्ष का चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं। उनसे अगर कुछ आप बातचीत कर रहे हैं या जयराम रमेश से आप बातचीत कर रहे हैं या फिर आप कांग्रेस के तमाम और नेताओं से बातचीत कर रहे हैं या विपक्ष के और नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो कोई आप सत्य नारायण की कथा तो सुना नहीं रहे होंगे। फिर बात तो कहीं ना कहीं मोदी जी के मुखालिफ ही हो रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि खिचड़ी पक रही थी कुछ, ये जो बात हो रही है मैंने आज कहा नहीं, आज इतना स्पेसिफिक होके नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन अगर खिचड़ी पक रही होगी, जब मैंने कह दिया कि कुछ न कहीं जी से कहीं सह प्राप्त तो होगा। धुआं अगर जो आपने जी बातें बताई वो बिना अकेले तो नहीं कर सकते, तो कुछ न कुछ सह चलता रहता है। जी और अभी सह की स्थितियां मौजूद हैं, तो सही बात है। खाली मौसम का मिजाज तो बात नहीं होता होगा, कई तरह की बात होती होगी, नहीं जी कुछ होता होगा तो भाई होता होगा। इश्यूज क्या क्या है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जरूर हो रहा होगा। बाकी कोई जी स्पेसिफिक जानकारी नहीं तो मैं कैसे कह दूं, लेकिन जी निपट तो बिल्कुल। गए या खुद को निपटा लिए। देखना यह आगे कि दोस्तों क्या स्टैंड होता है उपराष्ट्रपति का। एक बात जो अभी तक साक्ष्य सामने आ रहा है, मोदी से बन नहीं रही थी। आखिरी तस्वीर अंबेडकर जयंती की है, उसके बाद मोदी से कोई मुलाकात नहीं हुई। 3 बार मुलाकात राष्ट्रपति से जरूर हुई। जितनी भी मुलाकातें हैं ऑन रिकॉर्ड, जो मीटिंग्स हैं, ज्यादातर की मीटिंग्स वो विपक्ष के नेताओं के साथ हैं, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश और भी कई नेता हैं जिनके साथ बातचीत हो रही थी। और आखिरी जो बातचीत, लंबी बातचीत हुई, वो उनके घर पर, बंगले पर अरविंद केजरीवाल के साथ बातचीत हुई। कुल मिलाकर जिस तरह की बात आज मेन स्ट्रीम मीडिया में हो रही है कि विपक्ष के साथ मिलकर नायडू को अप्रोच कर रहे थे धनखड़ विपक्ष के जरिए, इसमें कितना दम है मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में ये खुलासा सामने आए। और जैसा कि सतीश के सिंह ने कहा कि धनखड़ अक्खड़ मिजाज के थे, किसी से दबते नहीं थे, जब तक मोदी के साथ थे तो खुल कर थे, और जब विरोध हुआ तो वो भी खुला हुआ। आने वाले समय में अगर जुबान खोलते हैं धनखड़ तो हो सकता है एक नया आयाम इस खबर का आपको आगे पता लगे। लकड़ा साहब दीपक जी, आपके समय निकाल। एक बात रह गई, मैं कहना चाहता था। क्या होता है ना, जो कुछ एक्शन होता है उसके पीछे का कोई एक कारण होता है। क्या पता, हम जानते नहीं, मगर कयास ही लगा रहे हैं
अभी नया राष्ट्रपति भी तो बनेगा ना, कुछ कितना जी। जा बचा है। हो सकता है कोई डीलिंग उलिंग हो रही होगी, बात नहीं बन रही होगी, वो मांगा होगा, हो सकता तो है। एक बड़ी बात जोड़ दी कि हो सकता है कि धनखड़ जो है वो विपक्ष की चॉइस बन जाए, वो विपक्ष जो उनके मुखालिफ था, हो सकता है कि वो राष्ट्रपति के लिए उनके पीठ पर हाथ रख दे, ऐसा भी हो सकता था। और इसलिए कहीं ना कहीं नायडू को और नीतीश को रिझाने में धनखड़ साहब लगे थे विपक्ष के जरिए। ये अदावत, ये इंतहा थी उनकी मोदी के साथ, जो उनकी दूरियां बढ़ रही थी। बहरहाल लकड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में आए, और सतीश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिग थैंक यू, आप इस प्रोग्राम में जुड़े। थैंक यू सो मच।